हेलो फ्रेंड्स, वेलकम KL स्टडी। फ्रेंड्स, आज से हम शुरू करेंगे हमारे CTET 2022 के लिए EVS की क्लासेस, ठीक है। और इसमें आपको कम टाइम में बहुत ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि आपका जो CTET है वो जल्द ही इसकी डेट आने वाली है। तो आपको अभी से आपकी तैयारी बेहतर करनी होगी, ठीक है। तो आपको पता है कि जो CTET है वो अब ऑनलाइन मोड में होने लगा है। तो इसमें बहुत सारी शिफ्ट में आपके एग्जाम्स चलते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और पिछली मतलब जो अभी CTET हुआ इसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए ये भी आपको बताया जाएगा। और यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट दिया जाएगा और यहाँ पर आपको साथ ही साथ क्वेश्चन भी बताए जाएंगे कि किस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आइए देरी ना करते हुए शुरू कर लेते हैं अपनी क्लास। और आज हमारी ये क्लास फर्स्ट होगी और इसमें हम आपको थोड़ा सा बेसिक बताएंगे ताकि आपको एक समझ विकसित हो सके कि किस तरह से आपका जो कंटेंट है वो मतलब किस तरह से रहता है और किस तरह से आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि जो EVS है, जो हमारा पर्यावरण है, इसको पाठ्यक्रम में शामिल क्यों किया गया है, इसे क्यों पढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में दिया क्या क्या गया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो आपका एक यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा कि पर्यावरण अध्ययन जो होता है आपको यहाँ पर पूरा NCERT बेस्ड देखने को मिलेगा, ठीक। तो सबसे पहले पर्यावरण अध्ययन की मुख्य थीमें और उप थीमें जो होती हैं, इससे आपका एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनता है, ठीक है। और पिछला जो CTET हुआ उसमें हर शिफ्ट में इससे क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन की थीम है या फिर कौन सी उप थीम है, तो इस तरह से क्वेश्चन बनती हैं। तो जब आपको सभी थीम और उप थीम याद रहेंगी तो आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो पर्यावरण अध्ययन है इसकी जो मुख्य थीमें हैं, जो मुख्य विषय वस्तु होती हैं, उनकी संख्या कितनी होती है? 6 होती है, ठीक है। अब जो 6 मुख्य थीमें हैं यही हमारा सिलेबस हो जाएगा, इतना ही हमें पढ़ना होता है EVS में, ठीक है। तो 6 मुख्य थीमें हैं। अब कौन कौन सी मुख्य थीमें हैं इसके नाम आपको याद रखने हैं। सबसे पहली जो थीम होती है वो होती है हमारी परिवार एवं मित्र। दूसरी जो थीम होती है वो होती है आवास, जिसे आश्रय भी कहते हैं, ठीक है। तीसरी जो थीम होती है वो भोजन। चौथी पानी या जल। और पांचवी होती है यात्रा। और छठवीं जो हमारी थीम होती है वो होती है हम जो सोचते और करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी 5 थीमें होती हैं। अब इसको याद कैसे रखें कि कभी ना भूलें। तो सबसे पहले हमारा एक परिवार होता है और हमारे मित्र होते हैं, ठीक है। फिर जब हमारा परिवार रहेगा तो उसको रहने के लिए क्या चाहिए? आवास चाहिए, ठीक है। आवास मिल गया, इसके बाद खाने के लिए भोजन चाहिए और पीने के लिए जल चाहिए, ठीक है। फिर घूमने के लिए यात्राएं और फिर इस तरह का मानव जो है वो सोच विचार करता है। तो इस तरह से आपको ये सारी 6 की 6 जो पर्यावरण अध्ययन की थीम है वो आपको याद यहाँ पर हो जाएंगी। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की थीम नहीं है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दे देंगे थीम से और 1 ऑप्शन दे देंगे उप थीम से, ठीक है। तो अब आपको थीम तो पता हो गई कि कितनी होती हैं, 6 होती हैं, ठीक है। और 6 की 6 ये दी गई हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि जो पर्यावरण अध्ययन है उसकी उप थीमों की संख्या कितनी है। तो उप थीमों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और यदि पूछ लें कि जो उप थीमें हैं यह किस थीम के अंतर्गत रखी गई हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो उप थीमें हैं ये हमारे परिवार एवं मित्र नामक थीम के अंतर्गत रखी गई हैं और इनकी संख्या 4 होती है, ठीक है। तो कौन कौन सी 4 उप थीमें हैं वो देखते हैं। पहली होती है संबंध, दूसरी होती है कार्य एवं खेल, तीसरी होती है पौधे और चौथी होती है पशुएं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको संबंध पढ़ना होगा, कार्य एवं खेल पढ़ना होगा, पौधे, पशुएं, ठीक है। और जो हमने 6 थीमें पढ़ी हैं उनके बारे में, ठीक है। तो ये चारों जो उप थीमें हैं इसे आपको अच्छे से याद रखना है। और एक किस थीम के अंतर्गत आती हैं? तो हमारी परिवार एवं मित्र नामक थीम के अंतर्गत आती हैं। तो अब क्वेश्चन बनेगा आपका कि पर्यावरण अध्ययन की उप थीमों की संख्या कितनी है? तो 4 है। क्वेश्चन बनेगा कि पर्यावरण अध्ययन की मुख्य थीमों की संख्या कितनी है? तो 6 है। क्वेश्चन बनेगा आपका कि पर्यावरण अध्ययन की जो 4 उप थीमें हैं उसे किस थीम के अंतर्गत रखा गया है? तो परिवार एवं मित्र नामक थीम के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है, 1 नंबर आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है, क्योंकि ऐसा कोई भी मतलब जो CTET का प्रश्न पत्र नहीं रहेगा जिसमें इससे क्वेश्चन ना पूछा जाए, ठीक। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम कि जो पर्यावरण अध्ययन है इसको क्यों शामिल किया गया है हमारे मतलब अध्ययन में, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर कि जो कक्षा 1 और 2 है ये भी क्वेश्चन बनता है और कई बार रिपीट भी हो चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। आप पिछले जो पेपर हैं वो उठा करके देखिएगा, इससे हर बार क्वेश्चन बना हुआ है। तो यहाँ दिया है कि कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण की जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं उसका अनुमोदन नहीं किया गया। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर आपको इस लैंग्वेज में नहीं पढ़ना, आपको हम अपनी भाषा में बताते हैं कि जो पर्यावरण अध्ययन है वो कक्षा 1 और 2 में नहीं पढ़ाया जाता। क्यों नहीं पढ़ाया जाता? क्योंकि जो कक्षा 1 और 2 होती है यहाँ पर जो पर्यावरण है वो भाषा और गणित के माध्यम से संदर्भित परिवेश के आधार पर पढ़ाया
जाता है। मतलब कक्षा 1 और 2 में जो पर्यावरण अध्ययन है उसकी पुस्तकें नहीं होती हैं, बल्कि यहाँ पर जो पर्यावरण होता है कक्षा 1 और 2 में वो भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। कैसे भाषा और गणित के माध्यम से? जैसे बालक को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाना है, जैसे हमने बालक से कह दिया कि ये लिखा है 2, तो ये तो हो गई भाषा, और यहाँ पर बालक को बड़े से 2 हमने कुछ फ्रूट बना के दिखा दिए, ठीक है, तो ये मतलब पर्यावरण से संदर्भित हो गया, ठीक है। तो बालक यहाँ पर इस तरह से भाषा के माध्यम से पढ़ेगा, इसी तरह से गणित के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ पर जो यदि पूछ लें आपसे क्वेश्चन, यहाँ पर क्या बनेगा कि कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण की पाठ्य पुस्तकों का अनुमोदन नहीं किया गया है, तो किस कक्षा से पर्यावरण की पाठ्य पुस्तकों को हमारे जो पाठ्यक्रम होता है उसमें शामिल किया गया है? तो कक्षा 3 से पर्यावरण को शामिल किया गया है, ठीक है। कक्षा 1 और 2 में भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण पढ़ाया जाता है। अब क्वेश्चन क्या बनता है, एक क्वेश्चन देख लें आप, यहाँ दिया गया है कि निम्न में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की उप थीम है? तो आपको जब 6 थीम और 4 उप थीम के नाम याद होंगे तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है उप थीम, तो यहाँ पर दिया गया है भोजन, संबंध, यात्रा और आश्रय। तो आपको बताना है कि कौन सी एक उप थीम है। तो यहाँ पर जो भोजन दिया है, संबंध, यात्रा और आश्रय, तो आपने पढ़ा अभी कि आश्रय जो होता है वो हमारी थीम होती है, यात्रा भी हमारी थीम होती है, और जो भोजन होता है ये भी हमारी थीम होती है। यहाँ पूछा है उप थीम कौन सी है, तो उप थीम होती है हमारी संबंध, ठीक है। संबंध, पशुएं, कार्य एवं खेल, इस तरह से ये हमारी 4 क्या होती हैं, उप थीमें होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं हमारा टॉपिक फर्स्ट, यहाँ से हम शुरू करेंगे। आपको हमने थीम बता दी और आपको क्या क्या पढ़ना है ये भी आपको बता दिया, ठीक है। अब जो आपके पशु पक्षी होते हैं, आज हम हमारा पहला टॉपिक यही रखेंगे कि हमारे पशु पक्षी और उनके घोंसले, ठीक है। धीरे धीरे करके हम सारे टॉपिक आपके कंप्लीट कराएंगे, चाहे वो मतलब जानवर हो, हाथी हो, ठीक है, स्लॉथ हो, इससे भी कई क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके आवास भी पढ़ाएंगे, ठीक। तो आज हम देख लेते हैं पशु पक्षी और उनके घोंसले। हर बार इससे भी एक क्वेश्चन बनता है आपका, तो आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े इसके लिए आप बहुत ही एकाग्रचित्त होकर के यहाँ पर पढ़िए, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं पशु पक्षियों के घोंसले। तो यहाँ पर आपको सारे पशु पक्षी जो आपकी एनसीईआरटी में इंक्लूड है सारे के सारे यहाँ पर डाले गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं शकरखोरा, जिसे बीवेट पक्षी कहते हैं, और पिछली जो सीटेट हुआ उसमें बीवेट करके ही पूछा गया था, ठीक है। तो क्या होता है कि जो शकरखोरा पक्षी होता है यह अपना घोंसला कहाँ पर, क्वेश्चन क्या आया था कि जो कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला लटकता हुआ बनाता है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, शकरखोरा है, जैसे कह दिया कलचीड़ी है, ठीक है, पाकता है। तो आपको जब पता होगा तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो शकरखोरा जो होता है यह पक्षी पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है। अब आपको याद रखना है कि लटकता हुआ घोंसला कौन सा पक्षी बनाता है, आपका बीवेट पक्षी, जिसे शकरखोरा भी कहते हैं। अब कभी कभी जब डीपली क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये पूछ लेंगे कि वह कौन सा पक्षी है जिसके घोंसले में रुई, सूखे पत्ते, कपड़ों के चीथड़े तथा मकड़ी के जाले आदि देखने को मिलते हैं। तो वो भी कौन है, शकरखोरा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये याद हो चुका होगा कि लटकता हुआ घोंसला कौन सा पक्षी बनाता है, शकरखोरा। रटने की जरूरत नहीं है, एक दो बार आप रिवाइज करेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बसंत गौरी। तो जो बसंत गौरी होती है यह पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर, एक क्वेश्चन भी पूछा गया था पिछली बार। आप तो जो पिछले क्वेश्चन पेपर हैं वो उठाकर देखिए, यदि इनसे क्वेश्चन ना बने हो तो कहना, ठीक है। क्या है जो बसंत गौरी है वह पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर, तो क्वेश्चन आया हुआ था कि वह कौन सा पक्षी है जो पेड़ के तने में गहरा छेद बना करके अपने अंडे देता है, तो वो कौन होता है, बसंत गौरी होता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद हो गया होगा। अब देखते हैं पाकता पक्षी। पाकता जिसे डब बर्ड कहते हैं, यह अपना घोंसला कहाँ पर बनाता है, तो कैक्टस के कांटों के बीच में, कैक्टस के कांटों के बीच और मेहंदी की मेड़ पर अपना घोंसला बनाता है। कौन सा पक्षी है, वो पाकता होता है, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पर दर्जन चिड़िया। तो जो दर्जन करके एक चिड़िया होती है, तो यहाँ पर नाम से ही स्पष्ट है, दर्जन मतलब सिल करके, तो अपनी नुकीली चोंच, इसकी बहुत ही नुकीली चोंच होती है और यह पत्तों को सिल करके अपना घोंसला बनाती है, पत्तों को सिलकर छेद करके, ठीक है। अपना घोंसला कौन सा पक्षी बनाता है, तो वो दर्जन चिड़िया होती है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है कौआ। जो कौआ होता है यह अपना घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बनाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वह कौन सा पक्षी है जो पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है, तो वो होता है कौआ, ठीक है। और यहाँ पर दिया है कि कौए के घोंसले में लोहे के तार, टहनियाँ और लकड़ी की शाखाएं देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से, इम्पोर्टेंट है, पूछा जाएगा कि वह कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है और कौए के घोंसले में अपने अंडे देता है, तो वो होती है कोयल, ठीक है। और कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, कौए के घोंसले में अपने अंडे देती है। और जो कौआ होता है दोनों का रंग कैसा होता है, सेम होता है, ब्लैक कलर का, ठीक है। तो इस कारण से ये पहचान नहीं कर पाता और कोयल के अंडों को अपना समझकर उसका पालन पोषण करता रहता है, ठीक।
नेक्स्ट है इंडियन रॉबिन बर्ड, जिसे कलचीड़ी कहते हैं। इससे तो कितनी ही बार रिपीट हुए थे क्वेश्चन, ठीक है। तो जो इंडियन रॉबिन बर्ड होता है, जिसे हम कलचीड़ी कहते हैं, यह अपना घोंसला जो है पत्थरों के बीच मुलायम घोंसला बनाता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि वह कौन सा पक्षी है जो पत्थरों के बीच में अपना मुलायम घोंसला बनाता है, तो वो होती है इंडियन रॉबिन बर्ड, जिसे कलचीड़ी कहते हैं, ठीक है। अब कभी कभी पूछ लिया जाता है कि वह कौन सा पक्षी है जिसके घोंसले में जड़ें, टहनियाँ, बाल और रुई आदि देखने को मिलते हैं, तो वो भी हमारी पक्षी होती है इंडियन रॉबिन बर्ड, कलचीड़ी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कठफोड़वा। तो जो कठफोड़वा नाम से ही स्पष्ट है कि पेड़ों में छेद करके छिपे हुए कीड़ों को खाता है, वो होता है कठफोड़वा, ठीक है। नेक्स्ट है बीवर पक्षी। बीवर पक्षी जो होता है, नर बीवर मतलब नर और मादा दोनों होते हैं इसमें। तो जो नर बीवर पक्षी होता है वह घोंसला बनाता है, और जो मादा होती है इसकी, वह अनेक घोंसलों में से किसी अच्छे घोंसले को चुन करके अपने अंडे देती है, तो वह होता है बीवर पक्षी, ठीक है। तो पूछा जाएगा कि वह कौन सा पक्षी है जिसमें नर पक्षी अपना घोंसला बनाता है और मादा उसके घोंसलों में से एक घोंसले को चुन करके अपने अंडे देती है, तो वो होता है बीवर पक्षी, ठीक। नेक्स्ट है गौरैया। तो जो गौरैया पक्षी होती है, यह आमतौर पर घर के आसपास, जैसे अलमारी के पीछे, छत या आईने के पीछे, कभी कभी दे देंगे कि बिना चलते हुए पंखे के पीछे अपना घोंसला कौन सा पक्षी बनाता है, तो वो होता है हमारा गौरैया, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कबूतर। कबूतर जो होता है यह पुराने मकानों और खंडहरों में, कहाँ पर, जो पुराने मकान खंडहर होते हैं वहाँ पर अपना घोंसला कौन सा पक्षी बनाता है, तो वो होता है कबूतर, ठीक है। तो इतने जो आपके पक्षी दिए गए हैं आपकी एनसीईआरटी में, वो इतने ही हैं। 12 पक्षी यहाँ पर आपको देखने को मिले और आपको इसके घोंसले भी अच्छे से याद हो चुके होंगे, ठीक है। अब हम कुछ की पॉइंट मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर की पॉइंट तो नहीं कह सकते, इंपॉर्टेंट जहाँ से आपके क्वेश्चन बने हुए हैं और आगे भी बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। और आपको एक सलाह देते हैं कि जितने भी पुराने प्रश्न पत्र हैं आप लगाकर जरूर जाइएगा, उससे आपका कम से कम 80% जो होता है वो यहाँ पर कवर हो जाता है, यहीं से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। और जो सीटेट होता है, इसका जो सिलेबस होता है वो बिल्कुल मतलब जिस तरह का सिलेबस होता है उसी तरह से पूछा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर दिया गया है कि जो बगुला एवं भैंस में सहजीवी संबंध होता है। किसमें, बगुले में और भैंस में। सहजीवी संबंध क्या कहलाता है, मतलब ये बगुला जो है वो भैंस को लाभ पहुंचाएगा और भैंस जो होती है वो बगुले को, मतलब दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, वही होता है सहजीवी संबंध। जिस तरह से कवक और शैवाल में सहजीवी संबंध पाया जाता है, आपने पढ़ा होगा कवक और शैवाल में सहजीवी संबंध पाया जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से जो बगुला और भैंस होती है इसमें भी सहजीवी संबंध होता है, ठीक। अब नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट दिया गया है कि जो पक्षी होते हैं वो अपनी गर्दन ज़्यादा घुमाते हैं। क्यों घुमाते हैं, क्योंकि जो पक्षियों की आँखों की जो पुतलियाँ होती हैं वो घूम नहीं सकती, और जब घूमती नहीं है तो यदि उसको पक्षी को कुछ भी चीज़ देखनी है तो पूरी गर्दन घुमाएगा, ठीक है। और पक्षी एक समय में 2 आँखों से 2 अलग अलग चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। एक समय में 2 अलग अलग चीज़ों को देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं, क्योंकि इनकी जो गर्दन है वो ज़्यादा घूमती है और आँखों की पुतलियाँ घूमती नहीं हैं, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पर दिया गया है उल्लू। इससे भी कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ था, ठीक है। तो उल्लू जो होता है, आउल जिसे कहते हैं, यह एक रात्रिचर प्राणी है, अर्थात रात्रि में विचरण करने वाला, ठीक है। तो जो अपनी गर्दन को काफ़ी हद तक पीछे तक घुमा सकता है, कितना, काफ़ी हद तक, लगभग 360 डिग्री, ठीक है, घुमा सकता है। और इसकी जो आंखें होती हैं वो मनुष्य की भांति होती हैं, मनुष्य की तरह आंखें होती हैं। तो यहीं से क्वेश्चन बना था कि वह कौन सा पक्षी है जिसकी आंखें मानव की तरह होती हैं, तो वो होता है हमारा उल्लू, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए दिया गया है मैना। तो जो रेगिस्तानी इलाके होते हैं, जैसे राजस्थान मान के चलें, तो यहाँ पर मैना पक्षी अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। और जो मैना पक्षी होता है वह अपनी गर्दन झटके से आगे पीछे करता है। तो आपको याद रखना है कि यदि इस तरह से पूछा जाए कि वह कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करता है, तो वो मैना होता है। और काफ़ी हद तक पीछे कर लेता है तो वो उल्लू होता है, ठीक है। दोनों वर्ड याद रखना, झटका यदि बात करें तो मैना हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि जो रात्रि को जागने वाले जानवर होते हैं वो सभी वस्तुओं को किस रंग में देखते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, ठीक है, और आगे भी पूछा जाएगा। तो जो रात्रि में जागने वाले जानवर, जैसे उल्लू को ही मान के चलिए, तो यह प्रत्येक वस्तु को काले और सफ़ेद रंग में देख पाते हैं। अब आपको ऑप्शन दिए जाएंगे कि रात्रि को जागने वाले जानवर निम्न में से मतलब सभी वस्तुओं को किस रंग में देख पाते, काले, सफ़ेद, काले, नीले, कुछ भी दे दें, तो आपको याद रखना है काले और सफ़ेद रंग में, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं। सारे के सारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ही इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है, किसी भी पॉइंट को आप स्किप ना करें। यहाँ दिया है कि जो पृथ्वी के सफाई करता जीव होते हैं, मतलब पृथ्वी की सफाई करने वाले जीव कौन से होते हैं, जैसे कोई भी सड़ी गली वस्तुएं हैं, कोई भी जंतु है, जानवर है, यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी सफाई कौन करता है, ठीक है। तो वो होते हैं चील, कौआ, गिद्ध, कुत्ता, लोमड़ी, भेड़िया और कोबरेल। ये सारे के सारे पृथ्वी के सफाई करता जीव माने जाते हैं, ठीक है।
आपसे अब पूछ लें यदि कि ऊन के लिए पाले जाने वाले जानवर कौन से होते हैं, तो ऊन के लिए भेड़, बकरी और कहीं कहीं आपको याक भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट होता है खाद्य बनाने के लिए, तो खाद्य बनाने के लिए किसान मित्र होता है जैसे केंचुआ, पृथ्वी का हलवाहा जिसे कहते हैं। ठीक है। और यदि कह दें कि किसान मित्र केंचुआ ही नहीं, साथ ही साथ सर्प भी किसान का मित्र माना जाता है। ठीक। अब दिया गया है यहाँ पर सुंदरता के लिए, तो सुंदरता एवं मनोरंजन के लिए कौन कौन से जो पक्षी हैं या जो जानवर हैं वो पाले जाते हैं, तो सुंदरता और मनोरंजन के लिए तोता, खरगोश, बंदर और मछलियाँ पाली जाती हैं। ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखना। नेक्स्ट है मालवाहक पशु कौन कौन से होते हैं, तो मालवाहक पशु होते हैं घोड़ा, गधा, ऊंट, खच्चर और याक। ठीक है। ये मालवाहक मतलब माल ढोने के काम आते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल ले जाने और ले आने के लिए इनका यूज किया जाता है। ठीक है। अब क्वेश्चन बताते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन बना था। दिया गया है कि बगुला भैंस पर बैठता है, क्यों बैठता है। बगुला तथा भैंस में सहजीवी, बिल्कुल यही आंसर आपका सही होगा। दिया है बगुला मनोरंजन के लिए, नहीं। बगुला भैंस को डराना चाहता है, बिल्कुल गलत। एक स्थान से दूसरे स्थान, बिल्कुल गलत। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन था, निम्न पक्षियों में से कौन सा पक्षी काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है, तो काफ़ी हद, हमने अभी आपको बताया था कि काफ़ी हद तक यदि पूछता है तो वो आउल होता है और इसकी जो आइस होती हैं वो मानव की भांति होती हैं। यदि यहीं पर ये पूछ लेते कि वह कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करता है, तो फिर हो जाता हमारा मैना। और कोयल जो होती है अपना घोंसला नहीं बनाती है, कौवे के घोंसले में अपने अंडे देती है। और जो कलचीड़ी होती है यह पत्थरों के बीच में अपना मुलायम घोंसला बनाती है, जिसे इंडियन रॉबिन बर्ड कहते हैं। ठीक है। तो ये हुए आज हमारे पशु पक्षियों के घोंसले, और आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। यदि सेशन पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। इसके बाद नेक्स्ट क्लास हमारी होगी, देख लेंगे कि कौन सा आपका टॉपिक दिया गया है। ठीक है। और जिसने भी ये क्लास पढ़ ली, मतलब आप यहाँ पर मान के चलिए कि 20 मिनट भी नहीं हुए हैं और इतना सारा कंटेंट आपको दे दिया। ठीक है। और जो कि बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से आपके क्वेश्चन 100% बनेंगे। 2 से 3 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया हो। थैंक यू।